जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टोइकोमेट्री पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको करने से आपके क्या हो जाएगा, कंसेप्ट काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी समझ के साथ हमको एक एक करके आज के लेक्चर को क्वेश्चन को अटेंड करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेटेड when a solution containing 4.77 gram of NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3। यानी एक सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है ना, और दूसरा सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मुझे पता है कि ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में NaNO3। क्लियर है ना, ये होने वाला है रिएक्शन। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे NaCl के लिए कितना मास दिया हुआ है। यहाँ पे जो मास दिया हुआ है AgCl का वो सोल्यूशन में 4.77 ग्राम है और AgNO3 का जो मास है वो 5.77 ग्राम है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक काम करो, अब सबसे पहले तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि दो है तो इसमें से हमको चेक करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल यहाँ पे निकालो, तो ये हो गया 4.77 अपॉन में NaCl का मोलर मास कितना है 23 और इसका 35.5, ये आ जाएगा 58.5। तो 58.5 ये आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.08154। ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालो तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 5.77 अपॉन में सिल्वर नाइट्रेट का मोलर मास कितना हो जाएगा। सिल्वर का होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 ऑक्सीजन का 48। तो ये कितना हो गया 8 8 16 4 20, ठीक, 2 3 7 और ये 170। ठीक, तो इसको 170 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 0.03395। ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे आपको केवल कंसेप्ट सिखाना है। तो यहाँ पे किसका मोल कम है, इसका मोल कम है, यानी कि ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। हालांकि ये कम मोल तो हम ऐसे भी पता चल जा रहा है कि ये वैल्यू कम ही आएगा, लेकिन ध्यान रखो जिस यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, यानी कि मोल AgCl का कितना बनेगा, इसका जितना मोल खर्च होगा। ठीक है, खर्च तो इसका भी हो रहा है लेकिन ये बच जा रहा है, ये लिमिटिंग है तो हम इसके वजह से फैसला लेंगे, यानी कि इतना ही मोल क्या होगा AgCl का बनेगा। मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड बराबर 0.03395। ठीक, तो W ऑफ AgCl कितना हो जाएगा, मोलर मास इंटू इसका मोल, यानी हो जाएगा 0.03395 इंटू मोलर मास कितना हो AgCl का 108 इसका 35.5 इसका, यानी 143.5। तो 143.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.87 ग्राम। कितना है AgCl वाला, 4.87 ग्राम। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इक्वल मास ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन आर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल प्रोड्यूसिंग P2O3 and P2O5 in 1:1 mole ratio. Which component and also what % of this was left? मतलब हमसे ये पूछा है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया जा रहा है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं P2O3 और P2O5, और ये भी बोल रखा है कि देखो ये 1:1 मोल रेशियो है, यानी कि अगर एक P2O3 बन रहा है तो एक ही P2O5 बन रहा है। आ रही है बात समझ में, यानी कि अगर ये 2 बन रहा है तो ये भी 2 ही बन रहा है। 2 मोल यानी कि 2 कंपोनेंट भी हम ले सकते हैं, यानी कि हम अब सबसे सिंपल मान के चल रहे हैं कि 1 मोल ये और 1 मोल ये बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि P + O2 रिएक्शन करके P2O3 + P2O5 बन रहा है। यानी कि कितने फॉस्फोरस एटम है यहाँ पे, 2 2 4, यानी कि 4 फॉस्फोरस एटम बन रहे हैं, प्लस जब ये भी 1 मोल है ये भी 1 मोल है, इससे कितने ऑक्सीजन मिलेंगे 3, इससे कितने ऑक्सीजन मिलेंगे 5। ठीक है ना। अगर ये बोलता है कि 2 मोल है तो हम यहाँ पे 4 फॉस्फोरस और 10 ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दोनों 1 1 है। 1 में यहाँ पे 2 फॉस्फोरस, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस, तो टोटल 4 फॉस्फोरस बन रहे हैं, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 8 ऑक्सीजन आइटम प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में। यानी कि सिंपल सी बात है कि लेफ्ट साइड भी कितने फॉस्फोरस कंबाइन हुए होंगे, 4 फॉस्फोरस और 8 ऑक्सीजन एटम। आ रही है बात समझ में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मास ऑफ फॉस्फोरस, भाई फॉस्फोरस तो P है तो मास ऑफ फॉस्फोरस ये भी W ग्राम था, और साथ में मास ऑफ O2 दोनों का बोला है कि इक्वल मास है, तो हम मान ले रहे हैं कि इसका भी W ग्राम है। आ रही है बात समझ में। मास ऑफ फॉस्फोरस बराबर W ग्राम और मास ऑफ O2 बराबर भी W ग्राम।
तब अब जरा चेक करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम की बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा W अपॉन में 31, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा W अपॉन में 32, आ रही बात समझ में, W अपॉन में 32। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस आइटम है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन आइटम है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन आइटम का क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना हो जाएगा भाई, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जितनी O2 की संख्या होगी उससे डबल O की संख्या होगी, ठीक है ना। यानी कि 2 इंटू W बाई 32 यानी कि W बाई 16। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम फॉस्फोरस एटम कितना है, W अपॉन में 31, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, W अपॉन में 16। क्लियर है। जब प्रोडक्ट में 4 फॉस्फोरस एटम और 8 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ फॉस्फोरस और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का रेशियो कितना है, 1:2, 1:2। इससे ये एक बात और पता चल रही है कि जितना भी फॉस्फोरस कंबाइन किया होगा उसका डबल अमाउंट में ऑक्सीजन एटम क्या किया होगा, ऑक्सीजन मोलिक्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ। यानी जितना मोल फॉस्फोरस एटम का इस्तेमाल हुआ होगा उसका डबल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का इस्तेमाल हुआ होगा। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो दोनों का मास है, तो हमें लिमिटिंग रीजेंट वाला चीज़ देखना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी है कि कौन कितना बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इफ़ वी टेक W बाई 31 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम, तो अगर इसका W बाई 31 यूज़ हो रहा है तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, इसका डबल इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इसी का डबल, यानी कि 2 इंटू W बाई 31 यानी कि W अपॉन में 15.5, ठीक। इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए। लेकिन ये बताओ क्या इतना ऑक्सीजन है, अपने पास ऑक्सीजन आइटम कितना है, W अपॉन में 16। ये क्या है, W अपॉन में 15.5, ये संख्या बड़ी है, ठीक है ना। मेरे पास ऑक्सीजन आइटम इतना ही है और चाहिए कितना, ये। इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन एटम जो है पर्याप्त नहीं है, W बाई 31 के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बचा है। ऑक्सीजन ये जो भी है ये इसके लिए कम पड़ जाएगा, इतने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, यानी कि ये लिमिटिंग रीजेंट है। हाँ, अब हम चेक कर लेते हैं कि W बाई 16 ऑक्सीजन एटम के लिए, W बाई 16 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया, इससे हमें ये पता चला कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि फॉस्फोरस विल लेफ्ट, कुछ फॉस्फोरस बच जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर W बाई 16 मोल ऑक्सीजन एटम फॉस्फोरस नीडेड बराबर, भाई ये भी तो है, फॉस्फोरस के लिए डबल ऑक्सीजन लग रहा है, तो ये भी तो हम कहेंगे ना कि ऑक्सीजन के लिए उसका आधा फॉस्फोरस लग रहा है, यानी कि फॉस्फोरस नीडेड कितना हो जाएगा, इसका आधा मोल, यानी कि W बाई 16 इंटू 1/2 यानी कि W बाई 32 मोल, ठीक है ना। और हमने फॉस्फोरस लिया कितना था, W बाई 31, जिसमें से W बाई 32 खर्च हो जा रहा है, ठीक। इसको लिख लो कि खर्च, इतना फॉस्फोरस खर्च हो जा रहा है। तो लेफ्ट फॉस्फोरस कितना हो जाएगा भाई, W बाई 31 इनिशियली लिया गया था, W बाई 32 खर्च हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लो तो क्या निकल जाएगा, 32W माइनस 31W यानी कि W अपॉन में 31 इंटू 32, ये लेफ्ट फॉस्फोरस है। लेफ्ट फॉस्फोरस अपॉन में इनिशियल फॉस्फोरस इंटू 100, यही तो हम कहेंगे कि लेफ्ट परसेंटेज है, ठीक है ना। तो लेफ्ट फॉस्फोरस का परसेंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट फॉस्फोरस का परसेंट हो जाएगा दिस अपॉन में इनिशियल कितना था, W बाई 32 इंटू 100, ये आ जाएगा W से W ख़त्म, ये आ जाएगा 1/32 इंटू 100 और ये आ जाएगा 3.125%। क्लियर है ना, इतना फॉस्फोरस बच गया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया इसलिए इस क्वेश्चन को, इस जो हमने सॉल्यूशन किया है उसको दोबारा समझो, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वल मासेस ऑफ जिंक एंड आयोडीन आर मिक्स्ड एंड आयोडीन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू Zn2। मतलब
आयोडीन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, वो सारा का सारा कहाँ चला गया, आयोडीन में चले गया। व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिमेन अनरिएक्टेड, कितना जिंक बच गया, इतना हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले रिएक्शन क्या है, Zn प्लस I2 गिव्स Zn(I2), ये रिएक्शन होगा। इसका मास अगर W ग्राम है तो इसका भी मास W ग्राम है। ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, इसका मास अपॉन में उसका एटॉमिक मास यानी 65। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन I2 कितना हो जाएगा, उसका मास अपॉन में एक I का मास होता है 127, तो 2 का हो जाएगा 254 यानी कि 254। अब इतना पता है कि आयोडीन पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है ना। यानी कि जितना मोल I2 का खत्म होगा उतना ही मोल ये भी बनेगा और उतना ही मोल जिंक का भी खर्च होगा। तो जिंक रिएक्टेड कितना हो सकता है, ये होगा मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड। ठीक, कितना हो जाएगा, इसका मोल कितना है, W अपॉन में 254। ठीक है। तो जिंक लेफ्ट कितना हो जाएगा भाई, W अपॉन में 65, इतना मोल लिया गया था जिंक, इसमें से इतना 254, W अपॉन में 254 खत्म हो गया। इसको जब देखोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा 254 माइनस 254W माइनस 65W, ये आ जाएगा 189W अपॉन में 65 इंटू 254। ठीक है ना। ये तो जिंक लेफ्ट है जितना बच जा रहा है, इसको इनिशियल से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो वही परसेंटेज क्या हो जाएगा, जिंक लेफ्ट हो जाएगा। परसेंट ऑफ जिंक लेफ्ट ये हो जाएगा 189W अपॉन में 65 इंटू 254 अपॉन में W अपॉन में 65, W से W ख़त्म, 65 से 65 ख़त्म, ये आ जाएगा, ये पहले ये मोल्स ऑफ जिंक लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा 189 अपॉन में 254, ये आ जाएगा 0.74। ठीक है ना। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 74% हो गया। क्लियर है, नोट कर लो इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट मास ऑफ CO इज कन्वर्टेड टू फॉर्म Re2CO10 फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7 अकॉर्डिंग टू गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है इसके 2.5 ग्राम के लिए इसकी कितनी ज़रूरत, इससे कितनी मास की ज़रूरत पड़ेगी, और ये अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एक काम कर लो, इस सब के मोल को मान लो ABCD। अब देखो यहाँ पे इसके लिए इसकी कितनी ज़रूरत है, यही तो हमसे पूछ रहा है। यानी कि हमें इसका मोल मतलब इसके अमाउंट और इसके अमाउंट में क्वांटिटेटिव रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कैसे बनेगा वही हम निकालते हैं। हम मतलब A और B के बीच में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ABCD मान लो और सारे आइटम्स पर POAC लगा लो। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम POAC लगाएंगे, POAC ऑन Re, रीनियम पे लगाओ, 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस यानी कि 2A बराबर 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस यानी कि 2C, इसका मतलब A बराबर C। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, A बराबर C। दूसरा हम क्या करें, दूसरा हम कार्बन पे लगाते हैं, तो POAC ऑन कार्बन, कार्बन पे लगाओ तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO यानी कि B बराबर, यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 इंटू मोल्स ऑफ दिस यानी कि 10C प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ D, 10C प्लस D। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ध्यान रखना हमको A और B में रिलेशन चाहिए। अब क्या करें, POAC ऑन क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन में 7 इंटू मोल्स ऑफ दिस यानी कि 7A बराबर 7A प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 7A प्लस B बराबर यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन है, तो 10C प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2D। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। मुझे कुछ भी करके A और B में जाना है। ध्यान रखना कहीं पर भी C होगा वो तो A बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A बराबर C। मुझे बस B और D को निपटाना है। मतलब A और B मुझे क्या करना है, C को A तो मान ही लिए हैं, ठीक, कहीं पर भी D आए तो मुझे उस D को A या C के टर्म में चाहिए, A या B के टर्म में चाहिए। ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे ABCD है, कहीं पर भी C आ गया तो उसको तो हम A मान ही लेंगे, कहीं पर भी B आ गया तो मुझे चाहिए तो B को कुछ भी चेंज करना है, A को A ही रहने देंगे, C को A बना लेंगे। कुल मिला के D को हमको क्या करना है, ABC के फॉर्म में अगर कुछ मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से पुट
d इक्वल्स टू, यहाँ सेकेंड से, d इक्वल्स टू b माइनस 10c फ्रॉम सेकेंड इंटू थर्ड, इसमें पुट कर दो तो यहाँ पे हो गया 7a प्लस बी इक्वल्स टू 10c प्लस 2 इंटू क्या लिख देंगे b माइनस 10c। ठीक, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7a प्लस बी इक्वल्स टू 10c प्लस 2b माइनस 20c। 10c माइनस 20c हो गया माइनस 10c, और ये एक b से एक b ख़त्म, यानी कि 7a इक्वल्स टू b माइनस 10c, b माइनस 10c। ठीक, और 10c के जगह पे क्या कर दें, 10a कर दें, ठीक है ना, यानी कि 7a बराबर b माइनस 10a, ये 10a इधर चला गया, यानी यहाँ से बन गया 17a बराबर b, a और b के बीच में ये चौथा इक्वेशन बन गया। आई बात समझ में? अब एक क्या करो, बस इसी में उठा के जो भी गिवन चीज़ है उसको रख दो, यानी कि 17 इंटू मोल्स ऑफ ए, यानी कि 17 इंटू कितना मास है इसका 2.5। अब इसके मोलर मास के लिए काम करो, Re का मोलर मास जो होता है 186.2 करीब होता है, ठीक है ना। तो Re2O7 का हमने जोड़ के रखा हुआ है, वो होता है 484.4, ठीक है ना। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 इंटू मोल्स ऑफ ए, 17 इंटू मास ऑफ दिस अपॉन में मोलर मास ऑफ दिस अपॉन में मोलर मास ऑफ दिस बराबर B, यानी मास ऑफ दिस अपॉन में मोलर मास ऑफ दिस, यानी कि मास ऑफ CO अपॉन में मोलर मास ऑफ CO, यानी 28। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो मास ऑफ CO निकल के आएगा 2.456 ग्राम। क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, अगर आप POEC को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे और ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 0.56 मिक्सचर ऑफ KBr एंड NaBr वाज ट्रीटेड विथ aqueous Ag+ so that all bromide ions was recovered as 0.970 gram pure AgBr. Find percentage of KBr and NaBr in the mixture. हमसे ये कह रहा है कि ये जो KBr है और NaBr है, इसका जो मास था वो 0.56 ग्राम ये मिक्सचर था। क्लियर है? और ये भी है, ये जो KBr है और जो NaBr है इसका रिएक्शन Ag+ से कराया जा रहा है, और पूरी तरह से जो यहाँ से ब्रोमाइड है और यहाँ से जो ब्रोमाइड है वो पूरी तरह से किस में चला जा रहा है, इस Ag+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, AgBr का प्रेसिपिटेट बना ले रहा है। क्लियर है ना? और वो जो AgBr है उसका जो मास है वो 0.970 ग्राम है। यानी एक बात तो समझ में आ रही है, यहाँ से ब्रोमीन आइटम और यहाँ से ब्रोमीन आइटम पूरी तरह से किस में चला जा रहा है, AgBr के ब्रोमीन आइटम में चला जा रहा है। यानी कि ब्रोमीन आइटम क्या है, कंजर्व्ड है, यहाँ से निकल के पूरा यहाँ पे चला जा रहा है। सिंपल सी बात है, POEC लगा दो ब्रोमीन पे, ठीक है ना। तो पहले तो इसको मान लो कि इसको x ग्राम मान लो, तो ये 0.56 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो POAC ऑन ब्रोमीन लगाओ, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, तो 1 इंटू एक्स अपॉन में KBr। अब KBr का कितना होता है एटॉमिक मास, मोलर मास, तो Br का होता है 80 और इसका होता है 39, ठीक है ना। तो 119 हो गया। तो 1 इंटू एक्स बाई 119 प्लस NaBr का कितना हो जाएगा, NaBr में ब्रोमीन का 80 और इसमें 23 यानी कि 83, ठीक है ना। हो जाएगा 103। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स बाई, ये 1 हटाई दो, तो x अपॉन में 119 प्लस 0.56 माइनस एक्स अपॉन में 103, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ब्रोमीन आइटम पे हम लगा रहे हैं। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ AgBr, यानी कि 1 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन में उसका मोलर मास 108 होता है सिल्वर का, 80 होता है ब्रोमीन का, यानी कि 188। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको आपको खुद से करना होगा। जो x आएगा वो x जो आएगा, x आएगा 0.1332 ग्राम। आई बात समझ में? तो परसेंटेज ऑफ KBr कितना हो जाएगा भाई, ये किसका मास था, ये KBr का ही तो मास था। मास ऑफ KBr अपॉन में टोटल मास इंटू 100, यानी कि 0.1332 मास ऑफ KBr अपॉन में टोटल मास इंटू 100।
और ये आ रहा है 23.8%। ठीक, तो NABR कितना हो जाएगा भाई, 100 में से इसको घटा दो तो 72.2%। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इग्नाइटिंग MnO2, इसी को पायरोलुसाइट बोलते हैं, ठीक है ना, ये पायरोलुसाइट और है, इन एयर कन्वर्ट्स इट इनटू Mn3O4। ए सैंपल ऑफ पायरोलुसाइट इज ऑफ फॉलोइंग कंपोजिशन। MnO2 मतलब ये जो प्योर नहीं है, ये जो पायरोलुसाइट है इसमें MnO2 कितना है, MnO2 कितना है, ये है 80%। साथ में ये SiO2 यानी कि ये सैंड सिलिका, कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ है, SiO2 प्लस OTH लिख देते हैं, ये कितना है 15%। और दूसरा क्या है, ये H2O है 5%। अब सिंपल सी बात है, परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम इसको मान लेते हैं कि 80 ग्राम है, ये 15 ग्राम है और ये 5 ग्राम। इसको इग्नाइट किया गया, ठीक है ना, हीट किया गया। अब जब हीट किया गया तो ये बता रहा है कि MnO2 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है Mn3O4 में, Mn3O4। अब ध्यान से देखो, ये जो बालू है, ये जो सैंड है, इसके साथ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि SiO2 प्लस अदर इम्प्योरिटीज़, ये तो 15 ग्राम रहेगा ही रहेगा। आ रही बात समझ में। और साथ में ये वाटर नहीं रहेगा, गर्म किया तो वाटर बाहर चला गया, ठीक है, वेपराइज होकर बाहर चला गया। अब यहाँ पे Mn3O4 का मुझे मास पता चल जाए और ये मास पता चल जाए, तो ये टोटल इम्प्योरिटीज़ मतलब टोटल क्या हो जाएगा इग्नाइटेड सैंपल में, ठीक है ना। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ Mn इन इग्नाइटेड सैंपल। ये जो सैंपल है ये इग्नाइटेड सैंपल है, इसके अंदर Mn का कितना परसेंटेज है। किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है तो उसका मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100 करते हैं। तो इसके अंदर ये तो 15 ग्राम है, हम ये चेक कर लें कि ये Mn3O4 का कितना मास आया, तो ये टोटल मास पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अब चलो करते हैं कि Mn3O4 का कितना मास आया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये MnO2 जो है Mn3O4 में जा रहा है, POAC Mn पर लगा दो, POAC ऑन Mn 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस, इसका कितना मास है 80, ठीक, यानी 80 अपॉन में इसका मोलर मास 87 होता है, इक्वल्स टू 3 इंटू मोल्स ऑफ दिस, यानी कि मास ऑफ Mn3O4 अपॉन में इसका जब मोलर मास निकालोगे देखो Mn का कितना होता है 55 और ऑक्सीजन का 16, तो 55 इंटू 3 165 हो गया, और ये 64 165 और 64 229 यहाँ से मास ऑफ Mn3O4 निकल के आ गया 80/87 इंटू 229 अपॉन में 3, ये आएगा 70.2 ग्राम, ठीक है ना। यानी जो इग्नाइटेड सैंपल आ गया, इग्नाइटेड सैंपल जो आ गया वो आ गया इसका Mn3O4 का कितना आ गया मास 70.2 ग्राम और इसका 15 ग्राम, यानी कि 85.2 ग्राम आ गया टोटल। अब इस मास में कुछ मास Mn का होगा, हम उस मास को निकाल लेते हैं। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। हो गया ये, चलो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, ये नहीं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे Mn3O4 का कितना मास है 70.20, ठीक, इसमें Mn कितना है मुझे ये पता करना है। तो ये बताओ इसका मोलर मास कितना है 229, और इसमें क्या है 3 मैग्नीशियम यानी कि 165 ग्राम Mn है, ठीक है ना। अब तो इसमें निकाल लेते हैं, इन 229 ग्राम Mn3O4 W ऑफ Mn कितना है 165 ग्राम, ठीक, तो 1 ग्राम ये Mn है, 1 ग्राम Mn3O4 में कितना W ऑफ Mn होगा 165 अपॉन में 229 ग्राम, 70 ग्राम में निकालना है, तो इन 70.2 ग्राम Mn3O4 मास ऑफ Mn कितना हो जाएगा 165 अपॉन में 229 इंटू 70.2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50.58 ग्राम। आधी भाषा में 50.58 ग्राम, यानी ये जो टोटल इग्नाइटेड सैंपल है 85.2, इसमें 15 ग्राम क्या है
सिलिका और साथ में कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ जो कि पहले से थी। साथ में ये 70.2 ग्राम गया है Mn3O4। उस Mn3O4 के अंदर इतना Mn का मास है, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ Mn कितना हो जाएगा, मास ऑफ Mn अपॉन में टोटल मास यानी कि 85.2 इंटू 100। क्लियर है ना। इसको सॉल्व आप लोग करेंगे तो ये आएगा 59.36%। आई बात समझ में, 59.36%। क्लियर है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वाज हीटेड टू अ कांस्टेंट वेट ऑफ 0.96 ग्राम। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वेट का मतलब क्या है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूटेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये MgO प्लस CO2 में टूटेगा। अब है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ मास होगा मिक्सचर में, इसका भी कुछ मास होगा। जैसे हम हीट करेंगे धीरे धीरे दोनों से क्या होगा, CO2 निकलता जाएगा और मिक्सचर का मास कम होता जाएगा। कब तक कम होता जाएगा, जब तक CO2 निकलता रहेगा। एक स्टेज तो ऐसा आएगा कि जब पूरी तरह से पूरा CO2 निकल गया, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे अब जो मास है वो CaO है और MgO है, ठीक है ना। अब ये क्या है, सॉलिड है, अब ये तोड़ने वाले नहीं है। तो MgO प्लस CaO, जब पूरी तरह से CO2 निकल गया तब हम बोलेंगे कि मास कांस्टेंट हो जाएगा, अब घटेगा नहीं। यानी कुल मिला के हमको ये पता है कि CaCO3 प्लस MgCO3 को जब हीट करेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस MgO प्लस CO2। आ रही बात समझ में, ये बनेगा। और इसी का मास दिया हुआ है, ये तो निकल जाएगा धीरे धीरे करके, पूरा निकल गया। इसी का मास दिया हुआ है 0.96 ग्राम। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, है क्या, मिक्सचर 1.84 ग्राम है तो हम मान लेते हैं कि ये कितना है, x ग्राम है और ये 1.84 माइनस x ग्राम। क्लियर है ना। अब यहाँ पे अगर ये 0.96 ग्राम है, ये कितना है 0.96 ग्राम, तो एक काम करो इसको मान लो y ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 0.96 माइनस y ग्राम। क्लियर है ना। दो इक्वेशन बनाओ POC लगा के, x और y पता चल जाएगा और x और y मुझे x पता करना है मेनली, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले लगाओ POC ऑन कैल्शियम, POC ऑन कैल्शियम। एक कैल्शियम है यानी 1 इंटू एक्स अपॉन में मोलर मास, मोलर मास कितना है 100, तो x अपॉन में 100 इक्वल्स टू कैल्शियम यहाँ पे कितना है y अपॉन में 56। यहाँ से एक चीज़ तो निकल गया कि y इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 0.56x, ये एक चीज़ निकल गया, ठीक है। अब दूसरा POAC ऑन मैग्नीशियम, तो कितना ग्राम है इसका पूरा 1.84 माइनस एक्स, कितने मैग्नीशियम है 1, यानी 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस अपॉन में मोलर मास, ठीक है ना। 1 इंटू मास ऑफ दिस अपॉन में मोलर मास, तो 1.84 माइनस एक्स अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 और ये 24, 84, ठीक। इक्वल्स टू यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, MgO कितना है मास 0.96 माइनस वाई, तो Mg पर लगा रहे हैं तो 0.96 माइनस वाई अपॉन में इसका मोलर मास कितना है, ये हो जाएगा 40, ठीक है ना, 40, ठीक। अब यहाँ पे तो y के जगह पे ये पुट कर दो, तो 1.84 माइनस एक्स अपॉन में 84 इक्वल्स टू 0.96 माइनस 0.56 एक्स अपॉन में 40। अब इसको इधर लेके आओ, 40 इंटू 1.84 माइनस 40 एक्स इक्वल्स टू 84 इंटू 0.96 माइनस 84 इंटू 0.56 एक्स, ठीक है। इसके आगे आप लोग को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। मैं तो ये हो जाएगा 73.6 माइनस 40x इक्वल्स टू 80.64 माइनस 47x, ठीक है ना, माइनस 47x। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 7, ठीक। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि x कितना है, मुझे x ही से तो मतलब है, y का हमने सहारा लिया है केवल, क्लियर है ना।
तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक। और ये किसका मास है, CaCO3। तो MgCO3 का कितना मास हो जाएगा, 1.84 माइनस 1 यानी कि 0.84 ग्राम, ठीक। परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.84 इंटू 100, ठीक। और परसेंटेज ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा, 0.84 अपॉन में 1.84 इंटू 100, या फिर इसको निकाल के 100 में से घटा दो। क्लियर है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AgBr हैज़ 60.94% सिल्वर बाई मास, फाइंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द मिक्सचर। यानी ये जो, अब देखो परसेंटेज की बात कभी भी आ रही है तो हम AgCl प्लस AgBr या टोटल मास हम मान लेंगे 100 ग्राम, ठीक है ना। और जिसमें 60.94 ग्राम सिल्वर का हो गया, आई बात समझ में। तो जो बाकी बचा मास वो क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा, उसी का परसेंटेज पूछा है कितना क्लोरीन, मतलब हमें, मेरा सारा ध्यान इस पर है कि मैं क्लोरीन और ब्रोमीन का मास मिक्सचर के अंदर निकाल लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिल्वर पूरी तरह से आ गया हमारे सामने, तो हम AgCl और AgBr टोटल कितना है, 100 ग्राम है। हम इसको मान लेते हैं x ग्राम, तो ये 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो ये AgCl प्लस AgBr गिव्स, ये Ag पूरी तरह से आ जा रहा है, तो हम POEC सिल्वर पे लगा देते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा यहाँ से सिल्वर और यहाँ से सिल्वर यहाँ पे आ जा रहा है। तो POAC ऑन सिल्वर, इसका मास है x और इंटू 1, तो x अपॉन में ये 143.5 प्लस ये 100 माइनस x इंटू 1 अपॉन में इसका मोलर मास 188 इक्वल्स टू ये कितना है, 60.94 अपॉन में 108, ठीक है ना। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x निकल के आ जाएगा 19.6 ग्राम, x इक्वल्स टू 19.6 ग्राम। और एक बार अगर x आ गया, ये किसका मास है AgCl का, तो मास ऑफ AgBr कितना हो जाएगा, 100 माइनस 19.6 इक्वल्स टू 80.4 ग्राम। आई बात समझ में, 80.4 ग्राम। अब इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, ये जो AgCl है, यहाँ से Cl पूरी तरह से मिलेगा, तो और यहाँ से क्या हम करें, AgBr से पूरी तरह से हमें Br मिल जाएगा। तो ये बताओ AgCl में यहाँ पे कितने क्लोरीन है, एक, यहाँ पे एक क्लोरीन, तो यहाँ पे POAC क्लोरीन पे लगाओ, POAC ऑन क्लोरीन, 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl यानी कि 1 इंटू मास ऑफ AgCl कितना हो जाएगा, 19.6 अपॉन में 143.5 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Cl, यानी कि भाई जितना क्लोरीन एटम का मोल होगा उतना ही क्लोरीन एटम का मोल यहाँ पर भी तो होगा, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन में 35.5, ठीक। और यहाँ से जो क्लोरीन का मास निकल के आएगा, मास ऑफ क्लोरीन ये निकल के आएगा, ये आएगा 4.85 ग्राम, ठीक। सिमिलर वे में यहाँ पर भी POEC लगाओ, किस पर, ब्रोमीन पर, क्योंकि सारा का सारा ब्रोमीन आइटम यहाँ पे आ गया है। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन आइटम इन AgBr विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ब्रोमीन आइटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ब्रोमीन है, तो 1 इंटू मास ऑफ AgBr यानी कि 80.4 अपॉन में इसका मोलर मास 188 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ब्रोमीन यानी कि मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन में 80। यहाँ से जो मास ऑफ ब्रोमीन निकल के आ रहा है ये है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। आई बात समझ में। तो ये जो 100 ग्राम मिक्सचर था, इसमें ये कितना मास था AgCl का, 19.6, ये कितना मास था 80.4, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने क्लोरीन और POEC लगा कर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों का मास निकाल लिया, यानी परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.85 अपॉन में 100 इंटू 100, भाई टोटल मास 100 ही तो था, यानी कि 4.85%। और परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा 34.2%। ये मत कर देना कि 100 में से ये घटा लो, क्योंकि केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही मौजूद नहीं है, और भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बिना POEC के भी कर सकते थे तुम, जैसे कि AgCl है, AgCl में कि 19.6 ग्राम AgCl है,
उसमें कितना क्लोरीन है 35.5, मतलब 1 मोल में ये कितना 1 मोल होता है 143.5, तो 143.5 में अगर 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है तो 19.6 ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन होगा ये हम निकाल लेंगे, ये इसी के बराबर आएगा। आई बात समझ में, 4.85 ग्राम। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये आज का आखिरी सवाल है। ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 ऑन हीटिंग टू अ कांस्टेंट वेट गेन्स 5% वेट, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो FeO को जब हीट किया जाएगा तो ये बनेगा Fe2O3, और Fe3O4 को भी हीट जो किया जाएगा तो ये बनेगा Fe2O3, यानी कि दोनों के मिक्सचर को अगर हीट किया जा रहा है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज Fe2O3। तो FeO प्लस Fe3O4 इस मिक्सचर को हीट किया जा रहा है तो क्या बनेगा Fe2O3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारा का सारा आइटम जो भी है वो यहाँ चला गया है। एक बात तो समझ में आ रही है कि आयरन आइटम कंजर्व्ड है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसको हम लोग मान लेते हैं x ग्राम, तो ये कितना है 100 माइनस x ग्राम, क्योंकि परसेंटेज वाला केस है, परसेंटेज में हम टोटल मास हमेशा 100 मानते हैं। और साथ में ये भी बोल रहा है कांस्टेंट वेट और 5% वज़न बढ़ जा रहा है। अगर इन दोनों का मास 100 ग्राम है तो ये कितना हो गया, ये 105 ग्राम हो गया। आई बात समझ में। फटाक से POAC लगाओ आयरन पे, POAC ऑन Fe, POAC ऑन Fe। जब POAC ऑन Fe लगाएंगे तो ये यहाँ पे आयरन 1 है तो 1 इंटू एक्स अपॉन, इसका मोलर मास कितना है, इसका होगा 56 और ये 16 72, प्लस इसका मास कितना है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 आयरन आइटम है, तो 300 माइनस एक्स अपॉन में इसका निकालोगे तो 232 है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 105 अपॉन में 160, इसका 160 आएगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, अब मैं इतना नहीं करने वाला, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20.25 ग्राम, यानी ये FeO का मास है। और Fe3O4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 100 में से घटा दो तो 79.75 ग्राम। क्लियर है ना, यही परसेंटेज भी हो जाएगा और यही Fe3O4 का भी परसेंट हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लो। एक आखिरी सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक, इसको नोट कर लिए। चलो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन है 5 ग्राम सॉलिड मिक्सचर ऑफ lead nitrate and sodium nitrate was heated below 600 degrees Celsius until weight of the residue is constant. Weight of the residue is constant if the loss in weight is 28%. Find percentage composition of mixture। ठीक, ये होमवर्क है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हो तो ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूटता है, और जब NaNO3 को हीट करेंगे तो ये NaNO2 प्लस O2। ध्यान देना, पूरा जो बाहर चला जाएगा वो ये सारे गैसेस बाहर चले जाएंगे, और इसमें साफ दे रखा है कि लॉस इन वेट इज़ 28%। इसका ये पहली बात तो ये कितना है 5 ग्राम है, और 28% यानी कि इतना मास चला गया। ठीक, तो एक काम करना, इसको मान लेना x, इसको मान लेना 5 माइनस एक्स। आई बात समझ में। अब PbO प्लस NaNO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना है 28% है, यानी कि 0.28 इंटू 5। ठीक, इतना क्या हो गया, चला गया, इतना वज़न चला गया। अब ये जो बचेगा, ये क्या बचेगा, इसका 72%। आई बात समझ में। इसका कितना है 72%, 28% तो बाहर चला गया। 5 ग्राम का 72% निकाल लो और इसको मान लो y, इसको मान लो 75%, मतलब 72% जो भी वज़न आएगा माइनस y ग्राम। आई बात समझ में। इन दोनों में यहाँ पे लेड पे लगाओगे POAC तो x और y में रिलेशन आएगा, यहाँ पे सोडियम पे POAC लगाओगे तो फिर से x और y में रिलेशन आएगा।
वहाँ से x और y को सॉल्व करना और मेनली मुझे क्या करना है, x पता करना है, तो y का हम सहारा लेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन कर लेना, फिर कमेंट में बताना कि इसका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।